हेलो फ्रेंड्स। झारखंड बोर्ड 2026 की तैयारी कर रहे सभी क्लास 10th विद्यार्थियों का इस एमसीक्यू टेस्ट सीरीज में हार्दिक स्वागत है। ये एमसीक्यू प्रैक्टिस बर्मा गैस पर आधारित है, जिसमें कुल 5 मॉडल सेट दिए गए हैं। आज हम मॉडल सेट 4 करेंगे, जिसमें 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आंसर के साथ साथ बाकी विकल्पों को भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले और बोर्ड के एग्जाम में आप बेहतर प्रदर्शन कर सकें। इससे पहले ऑलरेडी हमने इस 5 मॉडल सेट में से 3 मॉडल सेट ऑलरेडी करा रखा है। इन तीनों मॉडल सेट का वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन है 0, 1, 2, इनमें से कोई नहीं। सवाल है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कितना होता है 0, 1, 2 या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले समझिए रेखीय आवर्धन क्या होता है। रेखीय आवर्धन का अर्थ है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार की तुलना में कितना बड़ा है या कितना छोटा है। आप लोगों को पता होगा कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार का होता है या वस्तु के बराबर होता है। अर्थात समतल द्वारा बने प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। विकल्प नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल ही सही होगा। आप चाहें तो समतल दर्पण का मैग्निफिकेशन आप याद रख सकते हैं, इसका सूत्र याद रख सकते हैं। इसका सूत्र होता है मैग्निफिकेशन इक्वल टू प्रतिबिंब की ऊंचाई। क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बाय वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, अर्थात हम ये कहें कि अगर वस्तु की ऊंचाई अगर 2 है तो उसका प्रतिबिंब की ऊंचाई भी कितना होगा, 2 ही होगा। अगर इसे आप कैलकुलेट करके लाएंगे तो 1 मिलेगा, अर्थात इसका मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन 1 होता है। ठीक है, साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी होता है और प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। ठीक है, जीरो का क्या मतलब है, यहाँ जीरो का मतलब यहाँ पे है, कह सकते हैं कि यदि आवर्धन 0 हो तो प्रतिबिंब तो बनेगा ही नहीं यहाँ पे, पहला चीज़। ठीक है, और समतल दर्पण तो स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, 2 का क्या मतलब है, इसका अर्थ है कि प्रतिबिंब वस्तु से दुगना बड़ा है, जो समतल दर्पण में संभव नहीं है। ठीक है, ये अवतल दर्पण में संभव है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। सवाल सिंपल सा है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी, दुगनी, तिगुनी या फिर चौथाई। तो याद रखना है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। विकल्प नंबर ए सही होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चाहे तो इसका आप फार्मूला याद रख सकते हैं। इसका फार्मूला होता है एफ इक्वल टू फोकस इक्वल टू होता है रेडियस बाई 2। जैसे अगर हम मान लें कि ये कोई दर्पण है, गोलीय दर्पण है, और ये इसका सेंटर है, अर्थात ये वक्रता केंद्र है। ठीक है, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और इसकी आधी दूरी को क्या कहा जाता है, फोकस कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिएगा कि एफ इक्वल टू होता है आर बाई 2। आर क्या है, वक्रता त्रिज्या, अर्थात सेंटर से लेकर के ध्रुव की दूरी। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। तो हमेशा याद रखिएगा उत्तल दर्पण आभासी बनाता है, और आभासी है तो सीधा होगा। ठीक है, विकल्प नंबर यहाँ पे देखेंगे तो डी सही होगा। ठीक है, विकल्प नंबर डी सही होगा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और साथ ही साथ आभासी होता है। ठीक है, क्या होता है, आभासी और सीधा होता है, दर्पण के पीछे बनाता है। दर्पण का पीछे बनाने का मतलब है कि वो वास्तविक नहीं है, आभासी है, और आभासी जो होगा वो सीधा होता है। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखिएगा वास्तविक कौन बनाता है, वास्तविक बनाता है अवतल दर्पण। कौन बनाता है, अवतल दर्पण, और ये वास्तविक है तो ये उल्टा भी बनाएगा। ठीक है, और याद रखिएगा ये आवर्धित भी बनाता है। आवर्धित मतलब कि इमेज से बड़ा बनाता है। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल।
सवाल है निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम है। सिंपल सा सवाल है, किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है, हवा का, जल का, कांच का या फिर हीरा का। तो याद रखिएगा, अपवर्तनांक जितना अधिक होगा प्रकाश उतना धीमा चलेगा। अपवर्तनांक जितना अधिक होगा प्रकाश उतना धीमा चलेगा और माध्यम उतना ही सघन होगा। हम ये भी कह सकते हैं कि माध्यम जितना सघन होगा प्रकाश उतना धीमा चलेगा और अपवर्तनांक उसका उतना अधिक होगा। तो देखिए, इन चारों में विकल्पों में से सबसे ज़्यादा सघन कौन सा है, हवा, कांच या जल या हीरा। तो देखेंगे कि दिए गए विकल्पों में से सबसे ज़्यादा जो सघन होता है वो कौन सा होगा, हीरा होगा। सबसे ठोस होगा, कठोर होगा और ये सघन होगा। इसमें प्रकाश जो होगा कि धीमी गति से चलेगा और इसका अपवर्तनांक उतना ही अधिक फिर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, हवा का सबसे कम होता है, 1 से कम होता है, याद रखिएगा। कांच का होता है 1.33। ये सभी अपवर्तनांक की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, कांच का होता है 1.5, थोड़ा सा करेक्शन कीजिएगा, 1.5 होता है। जल का होता है 1.33 और हीरा का तो अब हमने बता ही दिया कि 2.42 से भी इसका अधिक होता है अपवर्तनांक। ठीक है, तो याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि अपवर्तनांक जितना अधिक होगा प्रकाश उतना धीमा चलेगा, माध्यम उतना सघन होगा। ठीक है, तो इससे आपके जो बुक में पढ़ना है, ठीक है, जो कि अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है वो दिया हुआ है हीरा का 2.42, ये आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं अब 5। चलिए सवाल है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा रहता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा रहता है। तो याद रखिएगा, मानव नेत्र में जो लेंस लगा होता है आकृति कुछ ऐसा होता है और ये कौन सा लेंस है, ये उत्तल लेंस है। ठीक है, उत्तल लेंस है, अर्थात इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए विकल्प यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। मानव नेत्र में ऐसा लेंस होता है जो दूर और पास दोनों वस्तुओं को स्पष्ट देखने में मदद करता है। ये लेंस प्रकाश किरणों को अभिसरित या फिर इकट्ठा करता है, कन्वर्ज करता है। ठीक है, उत्तल लेंस। तो याद रखिएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। मानव नेत्र में यही लेंस लगा होता है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा अवतल लेंस के बारे में। अवतल लेंस ये किरणों को फैलाता है, डाइवर्ज करता है। ठीक है, जबकि बाइफोकल लेंस ये चश्मे में लगाया जाता है, जिसमें अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर है इसका ए विकल्प, उत्तल लेंस। मानव नेत्र में उत्तल लेंस लगा होता है, याद रखिएगा। और ये क्या है, ये कन्वर्जिंग लेंस है, अर्थात प्रकाश की किरणों को एकत्रित करता है, इकट्ठा करता है, अभिसरित करता है, कन्वर्ज करता है। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बायोफोकल लेंस, बेलनाकार लेंस। तो यहाँ पे याद क्या रखना है, इसका एक ट्रिक है, याद रखिएगा। एक है आपका निकट दृष्टि दोष और दूसरा है दूर दृष्टि दोष। जब निकट कहे ना तो अवतल लीजिएगा, अवतल लेंस। मतलब 3 अक्षर है तो 4 अक्षर का लेना है, 2 अक्षर का है तो 3 अक्षर लेना है, मतलब 1 बढ़ा करके लेना है। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जबकि दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु नहीं दिखता है, सॉरी, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। जबकि दूर दृष्टि दोष में दूर का दिखता है, निकट का नहीं दिखता है, उल्टा चलता है यहाँ केस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब जो है ना रेटिना का या फिर दृष्टिपटल का कहाँ बनता है, सामने बनता है। ठीक है, ये मान लेते हैं दृष्टिपटल है तो इसके सामने बनेगा। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में, जबकि दूर दृष्टि दोष में ये रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, मतलब जैसे कि ये मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं ये कोई आँख का कोई दृश्य है। ठीक है, ये चित्र है, तो यहाँ पे निकट दृष्टि दोष में ये हमारा क्या है, ये हमारा है दृष्टिपटल, रेटिना। तो रेटिना के सामने बनता है, कब, निकट दृष्टि दोष में। जबकि दूर दृष्टि दोष में ये रेटिना है तो ठीक इसके पीछे बनता है। बात समझ में आया। तो इसके लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा, उत्तल लेंस। अगर
निकट दृष्टि दोष है, इसे सामने बनेगा, तो इसका मतलब इसमें किस दर्पण का किस लेंस का प्रयोग किया जाएगा, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, निकट है 3 अक्षर का तो 4 अक्षर का लीजिए, अर्थात विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे है, तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। तारे का टिमटिमाना प्रकाश से किस घटना को दर्शाता है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परिकर्णन या फिर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो यहाँ पे याद रखिएगा तारे का टिमटिमाना यह प्रकाश का अपवर्तन से संबंधित है, अर्थात विकल्प नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, तारे का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के कारण या फिर अपवर्तन की घटना को दर्शाता है। तारे से आने वाले प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल के विभिन्न परतों से गुजरता है, जिससे अपवर्तन देखने को मिलता है, जिससे ही तारे को टिमटिमाते हुए देख पाते हैं। ठीक है, जबकि परावर्तन जो है, परावर्तन प्रकाश का परावर्तन ये दर्पण से संबंधित है। ठीक है, वहीं परिकर्णन ये आकाश का नीला रंग दिखाई देना का कारण है। ये आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, प्रकाश के स्कैटिंग की वजह से या फिर प्रकाश का परिकर्णन की वजह से। जबकि वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण आप देखेंगे तो ये इंद्रधनुष से संबंधित है, 7 रंगों से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, निम्न में से कौन सा मात्रक एम्पियर के बराबर है। बताना है कि कौन सा मात्रक एम्पियर के बराबर है। तो ये तो याद होगा कि धारा का SI मात्रक क्या है, एम्पियर है। धारा का SI मात्रक क्या है, एम्पियर है आपका, ये याद रखना है। ठीक है, और याद होगा धारा, धारा का परिभाषा क्या है, प्रति सेकेंड प्रवाहित आवेश। धारा का अगर आप परिभाषा देखेंगे तो इसका परिभाषा देखने को मिलता है प्रति सेकेंड प्रवाहित आवेश, अर्थात 1 सेकेंड में कितना धारा कितना आवेश बह रही है। ठीक है, तो अर्थात हम कह सकते हैं Q/T, अर्थात Q मतलब क्या, कुल्ला मतलब आवेश, और नीचे क्या हो जाएगा, समय। तो आवेश पर सेकेंड हो जाएगा इसका एम्पियर के बराबर। तो यहाँ पे देखिए कौन सा विकल्प सही दिख रहा है, विकल्प नंबर ए हो सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपका यहाँ पे सिंपल सा डिफिनेशन अगर याद होता तो आप आसानी से कर पाते। ठीक है, धारा का डिफिनेशन ही क्या है, प्रति सेकेंड प्रवाहित आवेश। ठीक है, और इसी को SI मात्रक क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। इसके अलावा याद रखिएगा जूल पर कूलाम, ये किसका परिभाषा है, वोल्ट का। किसका, ये वोल्ट का परिभाषा है, जूल पर कूलाम। जबकि जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड ये किसका है, ये है वॉट का। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। बताना है कि कौन सा पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। तो याद रखिएगा वोल्ट मीटर को पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है, विकल्प नंबर बी सही है। ठीक है, वोल्ट मीटर को पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है, जबकि सीरीज में एमीटर को लगाया जाता है। ठीक है, और गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, गैल्वेनोमीटर का काम है धारा की दिशा को मापना, एमीटर का काम क्या है, धारा को मापना, जबकि वोल्ट मीटर का काम क्या है, विभवांतर को मापना, विभव को मापना। ठीक है, कैसे लगाया जाता है ये याद कीजिए थोड़ा सा, जब आप लोग को पढ़ा रहे थे तो वहाँ बताए होंगे। जैसे यहाँ पे लगा देते हैं, ये सीरीज में लगाना है एमीटर को, जबकि यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई प्रतिरोध वगैरह कुछ लगा हुआ है, और यहाँ से निकाल करके इस तरीके से लगाते थे क्या, वोल्ट मीटर। तो ये देखेंगे तो ये हो गया आपका पैरेलल समानांतर लगाया हुआ गया है, जबकि एमीटर को सीरीज में लगाया गया है, श्रेणी में लगाया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना है कि वोल्ट मीटर पार्श्व क्रम में लगाया जाता है, जबकि एमीटर को सीरीज में लगाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है। ठीक है, देखिए या तो आपसे प्रतिरोध पूछ ले, या आपसे वोल्ट पूछ ले, या आपसे धारा पूछ ले, तीनों का सूत्र निकालने का एक ही फॉर्मूला याद रखना है आप लोगों को, VIR। ठीक है, यानी कि बताए थे आप लोग क्या, VIP याद रखिए। तो P के जबर से आपको क्या करना है, R लगा लेना है, और यहाँ पे इक्वल का साइन लगाना है। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR, VIR याद रखना है। अब पूछा क्या आपसे, प्रतिरोध बताना है कि प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, तो बस I को इधर गुना में इधर लेकर के आइए तो भाग में आ जाएगा, तो R इक्वल टू हो जाएगा V/R।
आई। तो देखिए कहाँ पर है आर इक्वल टू वी आई, तो विकल्प नंबर बी में दिखेगा आपको। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, एक क्षैतिज सीधी तार में धारा की दिशा पूरब से पश्चिम की ओर है। तार के ठीक नीचे स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, किधर होगी? उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, पूरब से पश्चिम, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इस सवाल का सही जवाब होगा उत्तर से दक्षिण। ठीक है, तार के ठीक नीचे स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? उत्तर से दक्षिण। यहाँ पे आप दाएं हाथ का अंगुष्ठ नियम आपको लगाना है। ठीक, चलिए अगला सवाल है, श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? संयोजन है, वियोजन है, ऊष्माक्षेपी है, या फिर ऊष्माशोषी है? आसान सा सवाल है, श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। विकल्प नंबर सी सही होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? ऊष्मा निकल रहा है, मतलब सिंपल सा है ना कि श्वसन में क्या ऊर्जा निकलती है, तो जब ऊर्जा निकलती है ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है? मतलब जहाँ पे उपचयन भी हो रहा हो, यानी रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, जब ये दोनों अभिक्रिया साथ साथ होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, अर्थात विकल्प नंबर सी सही होगा। ठीक है, इसके अलावा बाकी विकल्प को भी देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है एक संक्षारण। संक्षारण क्या है? संक्षारण मतलब होता है धातु को धीरे धीरे नष्ट होना, जैसे लोहे में जंग लगना। यह एक विशेष प्रकार की रिडॉक्स अभिक्रिया है, लेकिन सभी रिडॉक्स अभिक्रियाएं संक्षारण नहीं होती हैं, ये आपको याद रखनी है। इसके बाद एक दे रखा है विकृतगंधिता। ये क्या है? तो जैसे कि भोजन तेल घी वाला जो होता है ना, ये खराब होकर के बदबूदार जब हो जाता है, जैसे बासी घी हो गया आपका, है ना, तो ये सभी क्या कहलाता है? विकृतगंधिता कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी विकल्प सही होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, अभिक्रिया ZNO अर्थात जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन का जब हम रिएक्शन करते हैं तो जिंक और प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है। ये किसका यहाँ पे उपचयन हो रहा है, ये आपको बताना है। जिंक का, कार्बन का, जिंक ऑक्साइड का, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो प्रोडक्ट होगा उसका कभी भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है, जो भी अभिकारक होते हैं उन पे होता है रिएक्शन, उन पर आपको बताना है कि उपचयन और अपचयन होगा, ना कि जो प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जिंक का तो कभी नहीं होगा और ना ही कार्बन मोनोऑक्साइड का होगा। ठीक है, प्रोडक्ट का कभी भी उपचयन अपचयन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ बचा क्या मेरे पास विकल्प में? एक बचा बी और एक बचा विकल्प नंबर सी। अब इन्हीं दोनों में से बताना है कि किसका उपचयन हो रहा है। यहाँ पे उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। तो देखिए यहाँ पे किस में ऑक्सीजन जुड़ रहा है? कार्बन में जुड़ रहा है या फिर जिंक ऑक्साइड में? तब देखेंगे कि जिंक में तो क्या हो रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन से हट रहा है, जो कि कार्बन में यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या कह सकते हैं? यहाँ पे कार्बन क्या क्या हुआ है? उपचयन हुआ है। तो अर्थात यहाँ पे विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए जबकि जिंक ऑक्साइड का क्या हुआ है? अपचयन हुआ है। ठीक है, इसका अगर पूछा जाए कि जिंक ऑक्साइड का क्या हुआ है, तो इसका हुआ है अपचयन, रिडक्शन, और इसका क्या हुआ है? इसका हुआ है उपचयन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इस सवाल का सही जवाब होगा विकल्प नंबर बी, लैक्टिक अम्ल। ठीक है, आसान सा सवाल था। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखिएगा टार्टरिक अम्ल में क्या पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो याद रखिएगा टार्टरिक अम्ल जो है ना, ये इमली और अंगूर में देखने को मिलता है, इमली और अंगूर में। जबकि फार्मिक अम्ल आप देखेंगे तो चींटी के डंक में देखने को मिलता है, चींटी के डंक में, नेटल के डंक में। ठीक है, जबकि सिट्रिक अम्ल ये आपको देखने को मिलेगा नींबू में और संतरा में। नींबू संतरा में क्या मिलता है? सिट्रिक अम्ल मिलता है। जबकि दही में लैक्टिक अम्ल मिलता है। टार्टरिक अम्ल आप देखेंगे तो किसे मिलता है? इमली में और अंगूर में। जबकि चींटी के डंक में, नेटल के डंक में क्या मिलता है? फार्मिक अम्ल मिलता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, सिंपल सा सवाल है, अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो हमेशा याद रखिएगा अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। विकल्प नंबर बी सही होगा। 7 से अधिक किस में होता है? तो ये क्षार में होता है। किस में होता है? क्षार में।
जो कि 7 के बराबर अगर है तो वो क्या है, लवण है, सॉल्ट कहलाता है। और ये हो गया आपका अम्ल। चलिए अगला सवाल है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? NaCl, NaCO3, CaOCl2 या फिर Na2CO3? तो चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहला NaCl है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं साधारण नमक। ये साधारण नमक है। जबकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये क्या है? ये बेकिंग सोडा है। क्या है? बेकिंग सोडा। जब इसे आप गर्म करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? सोडियम कार्बोनेट अर्थात वॉशिंग सोडा मिल जाएगा आपको, वॉशिंग सोडा, ठीक है। और ये क्या है आपका? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यही है आपका विरंजक चूर्ण, ठीक है। विरंजक चूर्ण का उपयोग सफेदी और कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है या प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है। सिंपल से याद रखिएगा, विरंजक चूर्ण का उपयोग सफेदी और कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में रहती है? अधातु की बात हो रहा है यहाँ पे। तो ये कौन सा धातु है? ब्रोमीन। ब्रोमीन वह धातु है जो द्रव अवस्था में रहती है। पारा भी क्या है? धातु है जो कि द्रव अवस्था में है, ठीक है। तो अर्थात यहाँ पे विकल्प नंबर ए सही होगा और इसका सही आंसर था विकल्प नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, तांबा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? कांसा कहते हैं, पित्तल कहते हैं, सोल्डर कहते हैं या फिर ड्यूरेरीमीन कहते हैं? तो याद रखना इसको कहते हैं कांसा। क्या बोलते हैं इसको? कांसा बोलते हैं। विकल्प नंबर ए सही होगा, ठीक है। यहाँ पे बार बार मैं बताता हूँ, ध्यान रखने वाला चीज़ क्या है? तांबा। तांबा और अगर जस्ता है तो ये क्या बनाएगा? पित्तल। और अगर तांबा और टीन है, अगर टीन ही है ना, तांबा और टीन है तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा आपका कांसा, इसको ब्रॉन्ज कहते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर आपका है सीसा। इसको याद रखिएगा, सीसा प्लस टीन ये दोनों मिलकर क्या बनाता है? सोल्डर। आई बात समझ में? तो ये तीनों को याद रखना है आपको। बाकी ये आपका जो है ना, ये आपका एल्युमिनियम आधारित मिश्र धातु है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, त्रिबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र क्या है? त्रिबंध वाले, ठीक है। एकल बंध होता है, ठीक है, डबल बॉन्ड होता है, और एक आपका त्रिबंध या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि त्रिबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र क्या है, ठीक है। तो ये है एल्काइन। एल्काइन को बोलते हैं त्रिबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अर्थात यहाँ पे विकल्प नंबर डी सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। आइए यहाँ फिर से एक बार समझा देते हैं। सबसे पहला याद रखिएगा यहाँ पे एल्केन, दूसरा नंबर याद रखिएगा एल्कीन, और एक याद रखिएगा एल्काइन। क्रम से याद रखिएगा तो आसान रहेगा आपके लिए। इस बार लिखिए CH, यहाँ भी लिखिए CH और यहाँ भी लिखिए CH, ठीक है। यहाँ लिखिए N, यहाँ भी N, यहाँ भी N। इसके बाद फिर यहाँ पर लिख दीजिए आप 2N, यहाँ भी लिखा जाएगा 2N और यहाँ भी 2N। एल्केन में क्या करना है कि 2 जोड़ देना है, जबकि एल्कीन के साथ कुछ नहीं करना है, एल्काइन के साथ 2 घटा देना है, ठीक है। ये आपका सिंगल बॉन्ड होता है, ये आपका डबल बॉन्ड होता है, ये आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है। जबकि ये दोनों जो है ना, ये दोनों असंतृप्त होता है, असंतृप्त। जबकि ये क्या है आपका? ये आपका संतृप्त होता है।
ये आपको याद रखना है। एल्केन संतृप्त होता है जबकि एल्कीन एल्काइन असंतृप्त होता है। एल्केन सिंगल बॉन्ड, एल्काइन डबल बॉन्ड, एल्कीन डबल बॉन्ड और एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। फार्मूला हमने यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, अगर याद रखेंगे तो यहाँ से कई क्वेश्चंस बन सकते हैं आपका। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो ये किसी का फार्मूला नहीं है, ये आपका एल्केन का है और ये आपका एल्कीन का है। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच बने आबंध होते हैं। हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच बने आबंध कैसे होते हैं? एकल बंध होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं या फिर त्रिआबंध होते हैं? ये आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये एकल बंध होता है। विकल्प नंबर ए यहाँ पे सही होगा। कैसे, आइए समझते हैं। यहाँ कर लेते हैं H2। क्या है आपका? H2 है ना। H2 में याद होगा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा और एक इलेक्ट्रॉन इसमें होगा। ठीक है, ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले से लेगा और ये वाला इससे ले लेगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन के भी दो इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे और हाइड्रोजन के भी दो इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, क्योंकि प्रथम जो के सेल में होता है वो कितना होना चाहिए? दो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो इस तरीके से देखेंगे तो इसमें कितना बॉन्ड दिख रहा है? सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, एक एक शेयर हो रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन का योगदान शेयरिंग हो रहा है, मतलब वो सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, इसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे, ये तो हो गया आपका H2 का उदाहरण। H2 एकल बंध कहलाता है। द्विआबंध का एक उदाहरण हम दे रहे हैं O2। देखिए कैसे, अगर O2 को ले रहे हैं आप तो ऑक्सीजन का आप देखेंगे तो पहला सेल में कितना आएगा? 2, और फिर कितना आएगा सेकेंड में? के सेल में 2 और एल सेल में आएगा 6, क्योंकि ऑक्सीजन का क्या होता है? एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो पहला सेल में 2 और दूसरे सेल में 6 आएगा। ठीक है, अब एक ऑक्सीजन यहाँ लीजिए, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन यहाँ पर लीजिए। थोड़ा सा पास कर लेते हैं। देखिए 2 2 4 और ये 2 6। ठीक इसी तरीके से 2 2 4 और ये 2 6 यहाँ ले लीजिए ऐसे, और 2 इसका। अब यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है? कुल अंतिम कक्षा में कितना होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इसके पास भी 6, इसके पास भी 6 है। तो पहला ऑक्सीजन क्या चाहता है कि 2 मेरे पास कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन ये इस ऑक्सीजन चाहेगा कि ये 2 इससे ले लेगा, शेयर कर लेगा, और ये वाला जो ऑक्सीजन है ये इससे 2 शेयर कर लेगा। तो कुल मिला के 2 4 6 और ये 2 8, और इसका 2 2 4 और ये 4 8। तो यहाँ पे देखेंगे कितना बॉन्ड दिख रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, तो ये कहलाता है द्विबंध। ठीक है, इसी तरीके से आप चाहें तो यहाँ ले सकते हैं त्रिआबंध वाला N2। ठीक है, तो यहाँ देखिए इस शेयर कैसे कर रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक नाइट्रोजन, इसका कितना होता है एटॉमिक नंबर? पहले वो देखिए, 7 होता है। कितना होता है? 7। तो पहला सेल में रहेगा 2 और दूसरे में कितना रहेगा? 5। तो यहाँ पे 1 2, ठीक है, और यहाँ पे ले लेते हैं 3। कितना हो गया? 5। ठीक इसी तरीके से एक और यहाँ पर ले लीजिए 1 2 3 और यहाँ ले लीजिए 2 5। कितना घट रहा है? इस नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन घट रहा है, इसको भी 3 घट रहा है। तो इन लोग क्या करेगा? इन लोग कहेगा भैया 3 तुम मेरा हमको दे दो, और ये क्या बोलेगा? 3 तुम हमको दे दो। तो इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पर 6 इधर हो गया और 2 इधर हो गया 8, और इसका भी इधर हो गया 6 इधर हो गया 2 8। तो कुल मिला के देखेंगे दोनों का शेयरिंग करने के बाद इलेक्ट्रॉन पूरे हो जा रहे हैं, 8 सेल कंप्लीट हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे शेयरिंग कितना हो रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं त्रिआबंध। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरीके से एग्जाम्पल हमने दे दिया एक एक करके। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? हाइड्रोजन क्या बनाता है? 2 परमाणुओं के बीच बने आबंध को क्या कहते हैं? एकल बंध कहते हैं। विकल्प नंबर ए सही होगा। अब आगे देखिए, अगला सवाल है, जठर ग्रंथि पाई जाती है। जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? अमाशय में, फेफड़ा में, यकृत में, या फिर ग्रहणी में? तो याद रखिएगा जठर ग्रंथि आपको देखने को मिलेगा अमाशय में। ठीक है, विकल्प नंबर ए सही होगा। ठीक है, फेफड़ा क्या है? फेफड़ा तो ये श्वसन अंग है। यकृत में क्या बनता है? यहाँ पे बनता है पित्त। जमा कहाँ होता है? पित्तरस में, पित्ताशय में। ठीक है, तो लीवर में बनता है पित्त, याद रखिएगा। ग्रहणी में यहाँ से आंतरस निकलता है, याद रखिएगा। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। अगला सवाल है, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है।
मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 2, 3, 4। जिस तरीके से मनुष्य में 4 होता है ना, उसी तरीके से बताना है कि मनुष्य के हृदय में मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। तो याद रखिएगा 2 होता है। कितना? 2 होता है। विकल्प नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। ठीक है। 3 किस में होता है? तो याद रखिएगा खास करके मेढक में, उभयचर प्राणी में लगभग जितने भी उभयचर होते हैं उनमें 3 देखने को मिलता है, खास करके मेढक याद रखिएगा। ठीक है। और पक्षी और स्तनधारियों में 4 देखने को मिलता है। ठीक है। और एक तो खैर किसी भी कशेरुकी में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि नेफ्रॉन किस क्रिया से संबंधित है? नेफ्रॉन किस क्रिया से संबंधित है? पोषण, समन्वय, उत्सर्जन या फिर श्वसन? नेफ्रॉन याद रखिएगा ये किडनी या गुर्दे की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है। नेफ्रॉन उत्सर्जन क्रिया से संबंधित होगा। विकल्प नंबर यहाँ पे सी सही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा विकल्प नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल ही सही है। ठीक है। पोषण क्या है? पोषण याद रखना ये पाचन तंत्र से संबंधित है, जबकि समन्वय ये कोऑर्डिनेट तंत्रिका तंत्र या फिर हार्मोन से संबंधित है, जबकि श्वसन क्या है? फेफड़ों से संबंधित है। ठीक है। चलिए अगला सवाल है, थायरॉक्सिन के स्रावन में कौन तत्व आवश्यक है? थायरॉक्सिन के स्रावन में कौन सा तत्व आवश्यक है? नाइट्रोजन, आयोडीन, फास्फोरस या फिर ऑक्सीजन? ये तो आसान सा सवाल है, सभी को पता होगा। आयोडीन। आयोडीन की कमी से ही घेंघा रोग होता है, ग्वाइटर रोग होता है। विकल्प नंबर यहाँ पे बी सही होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नाइट्रोजन ये प्रोटीन से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। फास्फोरस ये हड्डियों से संबंधित है, जबकि ऑक्सीजन ये श्वसन से जुड़ा हुआ चीज़ कह सकते हैं आप। ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है आपका, 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा इसको बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं? सिनेप्स कहते हैं। विकल्प नंबर बी सही होगा। ठीक है। जहाँ से तंत्रिका आवेग एक न्यूरॉन दूसरे में जाता है उसी को कहते हैं सिनेप्स। ठीक है। इसके बाद बात करें दुर्मिका के बारे में, ये कोशिका का भाग है, जबकि एक्सॉन जो है आपका, एक्सॉन याद रखिएगा ये आवेग ले जाने वाला भाग है, एक्सॉन। ठीक है। चलिए ये और बाकी आवेग तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, ये एक संदेश है, कह सकते हैं कोई स्थान जगह नहीं, एक तो संदेश ले जाने का काम है, ये कोई जगह का नाम नहीं है ये। अगला सवाल है, अंडोत्सर्ग का कारण है। अंडोत्सर्ग का कारण क्या है? एस्ट्रोजन, LH, FSH या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा अंडाशय से अंडाणु के निकलने की क्रिया को ही अंडोत्सर्ग कहते हैं। ठीक है, पहला चीज तो याद रखिएगा कि अंडोत्सर्ग क्या है, तो अंडाशय से अंडाणु के निकलने की क्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे दिए गए विकल्पों में से बताना है कौन सा सही होगा। सही आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन। विकल्प नंबर ए यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला सवाल है, परागकोश में होते हैं। परागकोश में क्या होता है? तो सभी को पता होगा, परागकोश जो है इसमें परागकण होते हैं। क्या होते हैं? परागकण। विकल्प नंबर आपको देखेंगे तो डी सही होगा। ठीक है। और इसका क्या सही था? विकल्प नंबर ए सही था। ठीक है। बाह्यदल क्या होते हैं? ये पुष्प के बाहर का भाग होता है। ठीक है। जबकि अंडाशय क्या है? अंडाशय ये मादा का भाग है, जबकि अंडक क्या होता है? ये बीजांड का भाग होता है। ठीक है। चलिए अगला सवाल है, एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं आपको बताना है। ठीक है। तो याद रखिएगा स्त्री में देखने को मिलता है XX, जबकि पुरुष में देखने को मिलता है XY। ठीक है, याद रखिएगा एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? तो XX मिलते हैं, जबकि XY पुरुषों में देखने को मिलता है। विकल्प नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है। चलिए एक आखिरी सवाल देख लेते हैं इस मॉडल सेट का। कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? ये तो आसान सवाल है। ठीक है। तालाब क्या है? तालाब देखेंगे तो प्राकृतिक होता है, जबकि खेत एक मानव निर्मित होता है। ठीक है। विकल्प नंबर यहाँ भी सही होगा। झील और वन ये सभी तो प्राकृतिक पारितंत्र के उदाहरण हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। तो ये था 30 MCQ डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।